Okay, now in class 9 वर्क एंड एनर्जी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में देखिए बहुत लिमिटेड हमें करना है। नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इसे हम डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए देखिए कमर्शियली ये जो जूल होता है, जूल। ओके, जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। ओके, तो कमर्शियली ये जूल बहुत छोटा यूनिट होता है, तो हम जूल यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट आवर। क्या यूज करते हैं? किलोवाट आवर। याद रखिएगा, किलोवाट शब्द इसमें आ गया है, तो ये मत समझिए कि किलोवाट में वाट छुपा हुआ है, तो आप सोचेंगे पावर का यूनिट है, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता था? वाट। नो, पावर का यूनिट नहीं है ये किसका है? एनर्जी का। और कौन सी एनर्जी का? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप मेजर करते हैं कमर्शियली बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है ना, हैवी मशीन्स होती हैं जो कि पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती होंगी। तो उस एनर्जी को आप जूल्स में नहीं मेजर करते हैं, आप किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर। लेकिन किलोवाट आवर से अगर आप मेजर करते हैं, और आपने पढ़ा है एनर्जी की यूनिट क्या होती थी? जूल। ऐसा यूनिट, तो कहीं ना कहीं किलोवाट आवर किससे रिलेट करता होगा? जूल से। लेकिन कोई छोटे से जूल से नहीं रिलेट करता होगा, बहुत बड़े जूल से। अब समझ में आई? तो जूल आपको छोटी पड़ जाती है कमर्शियली, इसलिए हम उस यूनिट को यूज नहीं करते। तो किसे यूज करते हैं? किलोवाट आवर को। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आंसर है एनर्जी की। कौन किसकी? एनर्जी की। आप पावर मत लिखिएगा इसमें। ओके, समझ में आई बात? तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। कौन सी एनर्जी मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। देखिए बहुत इजी, एक काम करिए, पहले तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आइए। ले आते, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये उसका मैं कॉइल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए, इसकी पावर रेटिंग अगर 1 किलोवाट, कितनी है? 1 किलोवाट पावर रेटिंग। लास्ट क्लास में हमने किया था, याद है? इसकी पावर रेटिंग है सपोज 1 किलोवाट। ध्यान से समझ में आई बात? अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप इस तरीके से याद करिए। आपने बल्ब देखा था 60 वाट का, याद है? 60 वाट का बल्ब का जो पावर रेटिंग 60 वाट था, उसका मीनिंग क्या था कि 1 सेकंड में वो 60 जूल कंज्यूम करेगा। यही बात है। तो एक इलेक्ट्रिकल मशीन मैं लेके आया हूँ, आपको दी, मैंने कहा भाई इसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है। कितनी है? 1 किलोवाट। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा इस बात से आप क्या समझते हैं? तो किलोवाट को किस में चेंज करोगे? पहले वाट में, है ना? और 1 किलोवाट पे कितना वाट होता है? 1000। अब मैं पूछूंगा आपको क्या समझ में आता है, तो आप मेरे को यही बोलोगे ना कि भाई अगर इस मशीन को 1 सेकंड के लिए चलाया जाए, 1 सेकंड वैसे चलाते तो काफी टाइम के लिए, पर फिर भी अगर इस मशीन को चलाया जाए 1 सेकंड में वो कितना जूल कंज्यूम करेगी? 1000, क्योंकि वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। यही बात है, कोई डाउट है? जूल पर सेकंड। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने आपको बोला भाई 1 किलोवाट की मशीन है आपके पास, इसे 1 घंटे तक चला दीजिए। कितनी देर तक चलाना है? 1 आवर। 5 बजे आपने ऑन करी, 5 PM to 6 PM, कितना देर चली मशीन बताइए? बात समझ में? फिर से मशीन की स्पेशलिटी क्या थी कि मशीन की पावर रेटिंग कितनी थी? 1 किलोवाट। और कितनी देर तक चली? और बोलिए 1। अच्छा, जब ये मशीन चली है तो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी होगी, नहीं करी होगी 1 घंटे तक? ऐसे तो चल नहीं रही होगी फ्री में। बात समझ में आई? तो उस 1 घंटे में इस मशीन ने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर। जरा ध्यान दें, 1 किलोवाट आवर।
बात समझ में आई? तो 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी है, इस बात का इमेजिनेशन आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है और उस मशीन का पावर रेटिंग कितना है 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट का मतलब तुरंत समझते हो कि अगर उसे ऑन किया जाए तो पर सेकंड वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी 1000 जूल, ठीक है ना। उस मशीन को जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट थी, आपने उसको 1 घंटे के लिए स्विच ऑन किया। उस 1 घंटे के दौरान जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी होगी वही एनर्जी क्या है 1 किलोवाट आवर। कोई डाउट है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी 1 किलोवाट आवर की? बहुत इजी है, देखिए 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ, बताना पड़ेगा ना क्या है, तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कब, व्हेन an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। कोई डाउट है? बताइए। 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस इलेक्ट्रिकल मशीन के द्वारा कंज्यूम की जाती है, जिस इलेक्ट्रिकल मशीन की पावर रेटिंग कितनी है 1 किलोवाट, और उसे 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। बात समझ में? दिस इज द डेफिनेशन। ओके, ये हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था, और अदर वे राउंड भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1000 वाट वाली मशीन ली, तो कैसे भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि किलोवाट आवर किसकी एनर्जी, किसकी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इसका मतलब, और एनर्जी आपने पढ़ा है किसमें मेजर करते थे हम लोग, जूल्स में। इसका मतलब जरूर रिलेशन होता होगा किसके किसके बीच में, किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन होता होगा। देखिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, दोनों ही किसकी यूनिट है, एनर्जी। तो आपस में दोनों का क्या होना चाहिए, रिलेशन। कोई डाउट है? इसको मैं रब कर दूं ये डायग्राम। अच्छा, देखिए इसमें किस तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए इधर ध्यान से देखिए प्लीज, बहुत इजी है। मैंने लिखा यहाँ पर 1 किलोवाट आवर, इसको शॉर्ट में KW-H ऐसे लिखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट, तुरंत समझ में आया? 1 किलोवाट की मशीन चलाई गई कितनी देर के लिए, 1 आवर के लिए, तो लिखेंगे 1 किलोवाट फॉर 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। कोई डाउट? एक चीज और हम लोग दिमाग में लेके चल रहे हैं कि ये किसकी एनर्जी है, सॉरी किसकी यूनिट है, एनर्जी। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं क्या बन जाना चाहिए, जूल। आइए जरा देखते हैं बनता है कि नहीं। अगले लाइन में मैंने इसको लिखा 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 वाट्स। कोई दिक्कत है? बताइए। फॉर 1 आवर, 1 आवर को पहले मिनट में चेंज करिए। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। कोई डाउट है? अगला स्टेप देखिए, तुरंत मैंने सोचा कि वॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकेंड। नहीं लिख सकता हूँ 1000 वॉट की जगह क्या आ जाएगा बताइए, जूल्स पर सेकेंड। कोई डाउट है? फॉर की जगह मैं इनटू लगा दे रहा हूँ। ओके, 60 मिनट्स को किस में चेंज कर लोगे, सेकेंड्स में। कैसे करते हैं मिनट को सेकेंड में, 60 से मल्टीप्लाई करके। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कितना हो जाएगा ये, 60 इंटू 60 और कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेकेंड्स। कोई डाउट है? सेकेंड गेट्स कैंसल्ड। ओके, देखिए 6 6 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? क्या बच गया, केवल जूल्स। किसके इक्वल चल रहा था ये,
1 किलोवाट। कोई डाउट है बताइए। अब ये इतना बड़ा नंबर आपको अच्छा लग रहा है क्या? तो किस पे ले जाएंगे? साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे ले जाते हैं? इस पे पॉइंट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, कहाँ जूम करोगे? सबसे लास्ट में। तो पॉइंट सपोज यहाँ, सपोज क्या लगा ही हुआ है सबसे लास्ट में पॉइंट, मानते हो? तो कहीं नहीं लगा होता। अब मैंने क्या बोला है? ऐसे खड़े हो जाइए, प्लस माइनस, और फिर उसे देखिए, अगर लेफ्ट में चलोगे तो 10 की पावर में प्लस करना है, राइट में जाओगे तो माइनस करना है। समझ में आई बात? तो मैं इस पॉइंट को उठा के ला रहा हूं यहां से, ए यहां लेके आता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा बताइए? 3.6। जीरो लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के बाद जैसे नंबर है और नंबर के बाद केवल 0 0 तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ओके, इनटू 10 टू द पावर 6 क्या? जूल्स। और इसको आप याद कर लीजिए, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं बताइए? ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, कोई नई चीज नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, इसे कमर्शियली यूज किया जाता है। कोई डाउट है? अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से प्लीज। इधर एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें सुनिए, ध्यान से सुनिए। मीटर आपने देखा है, मीटर का रीडिंग लेना आता है आपको? हाँ, ठीक है। तो मीटर की जो आप मीटर में जो आप देखते हैं वो किलोवाट आवर में ही आपको रीडिंग देता है। ठीक है, इसमें देता है वो रीडिंग आपको। आजकल तो डिजिटल आ गए, पहले के जो मीटर थे वो किलोवाट आवर में बहुत सारी जगह भी आपको देखने को मिल जाता है, उसमें नंबर ऐसा चलते रहते हैं। ठीक है, देखा है आपने? वो क्या बताता है सुनिए। आप कैसे बोलते हो? अरे 50 यूनिट लाइट की खपत हो गई, ऐसे बोलते हो 50 यूनिट्स। तो ये तो हमने कॉमन शब्दों में यूज किया, यूनिट शब्द जो हमने बनाया है ये कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं। असली भाषा क्या है? 1 यूनिट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे ही 1 यूनिट लाइट खत्म, लाइट तो नहीं, जैसे 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है का मतलब पता है क्या कंज्यूम हुआ है? 1 किलोवाट। अब समझ में आई बात? ठीक है, फिजिक्स में कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं आसान करने के लिए? 1 यूनिट कंज्यूम हो गई, 100 यूनिट कंज्यूम हो गई, लेकिन वो यूनिट नहीं होता है, वो क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। बात समझ में आई? तो यहीं पे साइड में आप याद कर लीजिए कि 1 यूनिट जो हम लोग बोलते हैं कॉमन भाषा में वो किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर। कोई डाउट है बताइए इसमें? अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि 1 यूनिट आपको समझ में आ गया, 1 किलोवाट आवर है, तो 2 यूनिट कितना होता होगा? 2 किलोवाट आवर। तो 3 यूनिट कितना होता होगा? 3 किलोवाट आवर। अब बात समझ में आई? अब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता था? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के। मतलब अगर ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि किसी के घर में एक दिन में 1 यूनिट का बिल आया है, मान लीजिए कितना है, इसका मतलब उन्होंने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी? 3.6। पहले तो बोलेंगे 1 किलोवाट आवर और फिर बोलेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम। इसी बात का आपको क्या देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? पेमेंट। इसी बात का आप पेमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, पेमेंट हम लोग किस लिए करते हैं? एनर्जी के लिए। जैसे आप गाड़ी में तेल डलवाते हैं, पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हैं, तो आप फ्यूल में एनर्जी होती है ना, आप उसी के लिए पेमेंट करते हैं ताकि आपकी गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी मिले और वो चले। ठीक, तो उसी तरीके से ये गवर्नमेंट को आप किस चीज का पैसा देते हैं बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में? जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे पर मंथ उतना ज्यादा बिल आता है, यूनिट्स में आता है। अब मुझे बताइए ध्यान से, सुनिए मेरा क्वेश्चन, सुनिए मेरा ध्यान से क्वेश्चन। आपको बोल दिया जाता है कि 1 यूनिट का आपसे लिया जाएगा ₹5 पर यूनिट। इस बात से आप क्या समझते हैं? 1 किलोवाट आवर का खर्चा कितना देना पड़ेगा आपको? ₹5 का मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स एनर्जी का आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 5। अब मुझे बताइए, मान लीजिए कि किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, ध्यान से सुनिएगा, 50 यूनिट्स। कितना आया है? और ₹5 के हिसाब से गवर्नमेंट लेती है, तो बताइए कितना रुपए उसे पे करना पड़ेगा? 250। 50 इंटू 5। बात समझ में आई? ओके, कोई डाउट है बताइए? नहीं। तो ये होता है किलोवाट आवर। अब इस पे बेस कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये आपने नोट कर लिया सारा? हाँ, नहीं नोट किया है? अच्छा, ये डेफिनेशन नोट कर लिया ऊपर? हाँ,
चलिए इसमें हम न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स runs for 50 hours. Okay, how many units of electrical energy are consumed? Okay, देखिए बहुत इजी है। जो आपको लास्ट में बोलता है हाउ मैनी यूनिट्स, यूनिट का मतलब क्या निकालना है, किलोवाट आवर, कितने किलोवाट आवर। देखिए जब भी ये पूछता है आपको कि कितने यूनिट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, रेडियो कितने वॉट का है बताइए, 60 वॉट। इस बात से आप कैसे समझते हैं 60 वॉट का क्या मतलब होता है, हाँ 60 वॉट का क्या मतलब होता है, हाँ पर सेकंड में 60 जूल कंज्यूम करेगा ये रेडियो, ये इसका मीनिंग है। और चलाया कितनी देर के लिए जाता है, 50 आवर्स। तो याद रखिए एक सिंपल सा फंडा, जब भी आपको यूनिट्स फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करना हो कि कितनी यूनिट का मतलब क्या फाइंड करना है, किलोवाट आवर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से हाइफन जो लगा होता है किलोवाट और आवर के बीच में, वहां मल्टीप्लाई लगा दो। बात समझ में, मतलब आप किसी तरीके से क्या निकाल लीजिए, किलोवाट और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, कोई डाउट है, हाँ इसका मतलब कि ये जो यूनिट्स आती हैं ये किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये किलोवाट किसकी होती है, पावर की, और ये क्या है, टाइम। तो पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वहीं से देख लीजिए आप, यूनिट निकालना है किलोवाट आवर। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था किलोवाट को आवर से, तभी आया था 3.6 × 10⁻6 जूल। बस यही करना है। इसका मतलब पहले तो क्या निकाल ली जाए, रेडियो की पावर दी तो है 60 वॉट्स, लेकिन किस में दी है वो, वॉट्स में। मुझे किस में चाहिए, किलोवाट। बात समझ में आई। टाइम, टाइम उन्होंने किस में दिया है, 50 आवर्स में। मुझे किस में चाहिए, सेकंड्स में। अभी डेरिवेशन कराया था, बताइए। तो याद रखिए ये वाला टर्म तो हमेशा किस में होगा, पावर हमेशा किस में होगी, इसमें किलोवाट में, ठीक है। और टाइम किस में होगा, इसमें सेकंड्स। ओके, नो सॉरी, गलत मैंने कर दिया, सॉरी। बस आर में ही रख दो ना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि किलोवाट आवर क्या होता है, यूनिट होती है, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा। ये देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, टाइम को भी आर में रहने दीजिए। कभी भी यूनिट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे बताइए, पावर किलोवाट में रखिए और टाइम किस में रखिए, आर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किस में आ जाएगी, किलोवाट आवर। चलिए बताइए मुझे, पावर कितना है, 60 क्या वॉट्स, इनटू टाइम कितना है, क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नो। पहले वॉट को किस में ले जाएंगे, किलोवाट। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट स्टेप पे 60 यहाँ लिखा किलोवाट, और वॉट को किलोवाट में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड लगा देंगे इनटू 50। थोड़ा यूनिट्स पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। किलोवाट इनटू आर क्या बनता है, किलोवाट आर, और किलोवाट आर क्या होता है, 1 यूनिट। उसकी जगह अगले स्टेप पे क्या लिख देंगे, यूनिट्स, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 52 100, 0 लगेगा, 21 23, कितना हो गया, 3 यूनिट का ध्यान रखना है, किलोवाट। कोई डाउट है, लेकिन किलोवाट आवर क्या होता है बताइए, यूनिट होती है, उसकी जगह इतना बिल आएगा उसका। बस समझ में, 60 वॉट का जो रेडियो है उसका मीनिंग ये था कि वो 1 सेकंड में 60 जूल कंज्यूम कर रहा है। उसी बात का आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो कितना चलता है टोटल, 50 घंटे। तो आपको कितनी यूनिट का बिल देना होगा, 3 किलोवाट आवर का, मतलब 3 यूनिट्स का। अब मान लीजिए 1 यूनिट का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो ये रेडियो को 50 घंटे चलाने में कितना आपको मनी जमा करना पड़ेगा, 50, 3 to 5। समझ में आई बात, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अभी ऐसा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं होगा 9th क्लास में, 10th में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, हाँ भाई देखिए, A family uses 250 units of electrical energy during a month. इधर ध्यान दें प्लीज। A family uses
250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पकड़ में आती है बात? क्या लिखा है? 250 यूनिट्स। यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। समझ में आई बात? यही यहाँ पर कैच था हमारा, अब समझ गए? तो यहाँ इन्होंने जो मुझे ये सॉल्यूशन नंबर 2 में कर रहा हूं, ये जो 250 यूनिट्स लिखी है का मतलब क्या है? 250 हाँ, ये आपने फटाक से चेंज कर लिया और तुरंत आपने सोचा कि ये किसकी यूनिट है? पावर की कि एनर्जी की? एनर्जी की यूनिट है। ठीक, आगे पढ़िए जरा। कह रहा है ड्यूरिंग अ मंथ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। बहुत इजी, जूल्स में करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? क्यों 1000 से करोगे? हाँ यस, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते थे? हाँ, तो लिखेंगे सिंस 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता था? 1 यूनिट के, जो कि किसके इक्वल होता था? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के। अब बात समझ में आई? 1 किलोवाट आवर में अगर इतने जूल्स है तो 2 किलोवाट आवर में कितने होंगे? 2 इंटू इतना जूल्स। 3 में कितने होंगे? 3 इंटू इतना। तो इतने सारे 250 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर 250 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या? जूल्स। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ से मैंने ऐसा पॉइंट हटाया, यहाँ क्या आ गया? 10, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास नंबर बच गया 25 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। कोई डाउट है इसमें? इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 इंटू 36, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7 800 ना, है ना? क्यों भाई? 9 आएगा? कुछ गलती हो गई देखिए। 5 10 कैरी होगा। हाँ 5 10 कैरी। 5 प्लस 5 10। ओके, ये 1 भी है, मैंने देखा है, ठीक है ना? ये 900 आ गया। अब देखिए जरा, ये 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स है। आप किस में लाना चाहते होंगे इसको? साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ ज़ूम करेंगे बताइए? लास्ट यहाँ है, इसको यहाँ पे लेके आओगे, ऐसे करके खड़े हो जाओगे, प्लस आता है फिर माइनस, इधर देखिए क्या है? प्लस, मतलब पॉइंट अगर लेफ्ट में जितने प्लेस चलेगा उतना 10 का पावर में क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा 9.00। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखिए चाहे तो मैं एक ही 0 लिख रहा हूँ। 9.0 इंटू 10 टू द पावर 6 में कितना ऐड होगा? 2, 6 प्लस 2 8 जूल्स। कोई डाउट है? हाँ, ये हो गया, करिए इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ओके ना? याद रखिएगा, आगे चल के हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ओके, सुनिए, अगर मेरे पास 25 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी? 25 जूल या 100 जूल ले लीजिए। 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो उस पूरी पोटेंशियल एनर्जी को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 100 जूल पोटेंशियल लेके चले थे और पूरी पोटेंशियल चेंज हो गई काइनेटिक में, और काइनेटिक जब बनी आपने चेक किया तो वो 101 हो गए। ऐसा पॉसिबल नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से नहीं आएगी। एनर्जी neither created nor destroyed, it can only transform from one form to another form। वो हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, बट अभी समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाना। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। शॉर्ट में मैंने लिखा है, ट्रांस लिख दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब इस एग्जांपल को आप इस तरीके से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये मार्कर कहां पर है? हाइट पर।
तो अगर ये मार्कर हाइट पर है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी बताइए? काइनेटिक की पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसका फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। देखिए भाई ये ऐसा है, इसके पास mgh है अभी। अगर मैं इसको ऐसा छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आता है। क्या कम होती है इसकी मुझे बताइएगा? क्या मास कम होता है? नहीं। क्या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है? नहीं। क्या कम हो रहा है? हाँ, हाइट। हाइट कम हो रही है। अभी ये 5 मीटर की ऊंचाई पर थी, ठीक है ना? तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है हाइट कम हो रही है। तो अगर आप फॉर्मूले से देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वल टू हटा देंगे, मास भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एच। हाइट अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बॉडी की? कम। तो आखिर वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली जा रही है बताइए? वो किस में चेंज हो जा रही है? अभी इसमें वेलोसिटी है क्या बताइए? नहीं। अगर इसमें अभी वेलोसिटी नहीं है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए? k इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर इसमें वेलोसिटी कितनी है? 0, तो v का वैल्यू आप कितना रखोगे? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। तो अभी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इसमें क्या आ गई? वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी आती है काइनेटिक एनर्जी क्या करना शुरू करती है? बढ़ना। और पोटेंशियल क्या होती है? घटना। अब समझ में आई बात आपको कि अगर कोई हमारे पास ऐसा तरीका है इसमें 100 जूल पोटेंशियल है, जैसे ही आपने इसको ऐसा फ्री फॉल कराया, ये यहाँ से यहाँ आ गई, सपोज ये ऐसे चली रही, मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ गई, क्या कम हो गया? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, हाइट कम हो गई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से हाइट देखोगे ना कम हो गई। अगर मैंने बोला 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो घट के 80 हो गई, वो घट के 80 तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसमें बताइए? 20। बात समझ में? जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वही पोटेंशियल एनर्जी लगातार किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक। इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ही आते 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 ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो सारा पोटेंशियल कहाँ चला गया बताइए? बात समझ में आई? तो नीचे आते 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 v इतना ज्यादा हो गया कि ke अगर आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 100 जूल्स। अगेन बात समझ में? 100 जूल से जाके नीचे रखे ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उस पर वर्क डन कर सकता है क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। एंड वी आर assuming that the air resistance is negligible। नहीं तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा बीच में, ये रगड़ भी खाएगा एयर से, ठीक है? वो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी कुछ एनर्जी, तो वो अभी हम इमेजिन करके चल रहे हैं एयर रेजिस्टेंस क्या है यहाँ? नेग्लिजिबल। कोई डाउट है? इसी का उल्टा करिए, ये ग्राउंड से मैंने इसको ऐसा ऊंचाई पे फेंका, क्या दे दी मैंने इसको? वेलोसिटी। मैंने इसको भेजा 100 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्योंकि मैंने इसको वेलोसिटी दी। तो नीचे से ऊपर जब मैं भेजता हूँ इसको, क्या घटता है इसका? वेलोसिटी, है ना? धीरे धीरे स्पीड क्या होती है? कम। क्या बढ़ता है इसका? हाइट। वेलोसिटी घटती है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? घटती घटती घटती। और हाइट क्या होती है? बढ़ती बढ़ती बढ़ती। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। इसलिए जो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने भेजा था वो 100 से 99, 98, 97, 96, 95 घटते घटते टॉप पे पहुंच के कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। पल भर के लिए रुकता है वो, इंस्टेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। सारा काइनेटिक इसमें चेंज हो चुका है पोटेंशियल, और वापस वो कहाँ आना शुरू होता है? नीचे। क्यों? क्योंकि वही पोटेंशियल फिर किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। नीचे आके वो जैसे ही टकराएगी वर्क डन कर देगी, इसलिए उसका सारा एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा? वर्क डन में। अब वो अपने आप ऊपर नहीं जाती, ठीक है? या जो बॉल होती है जैसे वो टिप खाती है, वो सब केसेस अलग हैं, वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, यही मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ, देखिए व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, then the potential energy of the body is gradually का मतलब धीरे धीरे, then the potential energy of a body is gradually, तो हाँ ओके
the body is gradually transformed, energy of the body is gradually transformed into kinetic energy and vice versa. Vice versa का मतलब उल्टा भी होता है. उल्टा होने का मतलब समझ रहे हैं? ये तो ऊपर से नीचे गया था और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो बॉडी की काइनेटिक किस में चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल. ऊपर से नीचे बताइए क्या होगा? पोटेंशियल टू काइनेटिक और नीचे से ऊपर काइनेटिक टू पोटेंशियल. कोई डाउट है? अच्छा ये हो गया. उसके बाद एक एग्जांपल हम देखते हैं, दो एग्जांपल देखेंगे. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. ओके, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. सुनिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब समझिए. हाइड्रो मीन्स व्हाट? वाटर. हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर. ओके, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. ठीक है ना? हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री क्लास में H2O क्या होता है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. आप कॉमन भाषा में उसको वाटर बोलते हैं तो उसका नाम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. वहीं से हमने शब्द लिया हाइड्रो मतलब क्या? वाटर. तो हाइड्रो की हेल्प से मतलब वाटर की हेल्प से क्या बना लेना? इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फिनोमेना. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है? सुनिए ध्यान से. इधर एक चीज याद रखिए, ये मैग्नेट होते हैं दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल. इसके बीच में कॉइल लगी होती है. जैसे ही वो कॉइल घूमती है, और कॉइल क्यों घूमती है? क्योंकि कॉइल किससे ज्वाइन रहती है? टरबाइन से. कॉइल किससे कनेक्टेड रहती है? सॉरी, टरबाइन से एक शाफ्ट लगा हुआ है और शाफ्ट का लिंक किससे होता है? जनरेटर में लगे हुए कॉइल से. जब ऊपर ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर एक डैम होगा ऊंचा सा, वहां पे पानी कलेक्ट होगा. बताइए, वो पानी ऊपर ऐसा कलेक्ट होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल. जैसे ही चैनल ओपन किया जाता है वो पानी ऐसा बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहता है तो पोटेंशियल किसमें चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. ओके, तो देखते जाइएगा आप क्या क्या हो रहा है. जब वाटर कहाँ था? डैम में. तो उस वाटर में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल, क्योंकि वो एक हाइट पर है. जैसे ही आपने चैनल ऑन किया, जो भी सिस्टम होता है हाई क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ. जैसे ही आपने चैनल ओपन किए वो वाटर फ्लो करने लगा नीचे की डायरेक्शन में. ठीक है ना? और बहुत हाइट पे होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? बहुत ज्यादा. ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर की अब किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. अब इस काइनेटिक एनर्जी को हमको किसी तरीके से किस में चेंज करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो वो देखिए हम कैसे करते हैं. हाँ, तो जो मैं आपको बात बता रहा था वहां पे वापस आइए. जब ये वाटर इस पे गिरेगा, ठीक है, ये जो ऐसा साइड में निकले हुए हैं इस पे गिरेगा ब्लेड्स पे, तो ये घूमेगा टरबाइन. और जब टरबाइन घूमेगा तो इससे लगी हुई जो शाफ्ट है वो भी क्या करेगी? ऐसे घूमेगी. और इस शाफ्ट के साथ ऐसा एक कॉइल लगा होता है रेक्टेंगुलर शेप का. ये कॉइल भी क्या करना शुरू करता है? घूमना. और इस कॉइल के एक इस तरफ एक इस तरफ, ये कॉइल ऐसा शाफ्ट घूमती है तो क्या घूमता है? कॉइल. और कॉइल के इधर एक मैग्नेट लगाता है, इधर एक मैग्नेट. और याद रखिए, जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं. क्या मैंने बोला? जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के, भाई यहाँ ऐसे दो मैग्नेट लगाए ना आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल. मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ. देखिए, ये नॉर्थ पोल और ये क्या लगा हुआ है? दो मैग्नेट लगाए और बीच में कौन घूम रहा है? रेक्टेंगुलर कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से किधर होती है? साउथ. नहीं पता है तो सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होती है. ओके, तो जब ये कॉइल ऐसा घूमता है, किस में घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में. तो जब भी कोई मेटल से बना हुआ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो याद रखिए उसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं. अभी बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए. और इलेक्ट्रॉन का चलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी. पता है कि नहीं आपको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. कोई डाउट है बताइए? हाँ, ओके, ठीक.
तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ये 2 वायर के थ्रू आपने उसे एग्जिट कर लिया और उसे घरों में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो यहाँ आपने क्या किया बताइए, वाटर जो था रिजर्वायर में उसका पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। और उस काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट किससे कनेक्टेड है जाके रेक्टेंगुलर कॉइल से, और रेक्टेंगुलर कॉइल 2 मैग्नेट्स के बीच में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे उस कॉइल के और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, करिए इसको। ए स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं जनरेटर का क्या काम है। ओके, जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में कौन कौन सी 2 एनर्जी आती थी, काइनेटिक और पोटेंशियल। देख रहे हो आप, पोटेंशियल काइनेटिक को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकली। जनरेटर में ही वो कॉइल लगी होती है अंदर। ओके, उसी को हम जनरेटर ही बोलते हैं। ऐसा बंद कर दिया तो कुछ ऐसा मत समझिए कि नया मशीन बन गया, फिनोमेना वही, ऊपर से कवरिंग होती है। तो जनरेटर किसको किस में चेंज करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। इसी का उल्टा मोटर, मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल में। कैसे, पंप लगा हुआ है आपके घर में, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो पानी को ऊपर चढ़ा देता है वाटर करके, पानी ऊपर चला जाता है। ठीक, तो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी लेती है और मैकेनिकल वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन करता है, मोटर, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, इसी में एक चीज और सीखेंगे हम, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर स्टेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। ओके, ओके, तो आपको थर्मल शब्द से क्या समझ में आता है, थर्माकोल। थर्मल मतलब हीट एनर्जी, ऐसे सोच लीजिए आप। थर्मल मीन्स व्हाट, हीट से कहीं ना कहीं रिलेट होती होंगी ये चीजें। ओके, तो थर्मल पावर हाउस में क्या होता है, कोल लेते हैं या नेचुरल गैसेस लेते हैं, कोल और नेचुरल गैस। क्लास 10 में आप जाएंगे तो कोल, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप इससे डिटेल में पढ़ेंगे, बट याद रखिए कोल और नेचुरल गैसेस जो होती हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ओके, और हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। ओके, तो इन कंपाउंड्स में केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, केमिकल एनर्जी। जैसे कि मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो आप जब कोल को आपने बर्न होते हुए देखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें से क्या निकलती, हीट। तो हीट एनर्जी कहाँ से आती है, वो तो आंसर है जो उसमें केमिकल एनर्जी होती है, जो आपने केमिकल कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी से ही क्या बनती है, हीट। अब आप क्या करेंगे, उस हीट से वाटर गर्म कर लीजिए, कर सकते हो वाटर को हीट, और वाटर जो हीट होगा तो क्या बनेगा, स्टीम नहीं बनेगा। और स्टीम प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है, बताइए, स्टीम प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है, हाँ लगाएगा ना। कभी आप भगोने में ऐसा वाटर रख के देखिए, उसके ऊपर तो उसको ऐसा ढक दीजिए किसी प्लेट से, ठीक है, वो उसको ऐसा धक्का मारता है, ऊपर उठाता है, स्टीम प्रेशर लगा सकती है, याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कोल या नेचुरल गैस ली, उस कोल या नेचुरल गैस में क्या अवेलेबल है, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो केमिकल एनर्जी से आप क्या, उसको आप बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, बताइए, हीट एनर्जी। ओके, अब इस हीट से आप क्या करते हैं, बताइए, वाटर को बॉईल आप करते होंगे और उससे क्या बनता है, स्टीम। जो स्टीम बनता है उस स्टीम से आप क्या कर सकते होंगे, बताइए, टरबाइन को चला दीजिए। तो टरबाइन को चाहे डैम से गिरने वाले पानी से चला दीजिए, और चाहे टरबाइन को आप इस पे स्टीम डालिए हाई प्रेशर से,
स्टीम ऐसे अगर इस पे डाला जाए हाई प्रेशर से तो इसको घुमा देगा ऐसे। बाकी आपको फिनोमेना पता है, जनरेटर में एक कॉइल लगी होती होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, रोटेट। और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, ये हम क्लास 10 में देखेंगे डिटेल में। तो उस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। सिंपल अगर आपको करना है तो आप बोलेंगे जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट है? ठीक है, तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में गई। उस हीट एनर्जी से आपने क्या कर लिया होगा, क्या बना लिया होगा, स्टीम। ऐसे ही बस ब्रैकेट में लिख दिया समझने के लिए। अब वो स्टीम जाके टरबाइन पे धक्का लगा के टरबाइन को क्या करती है, चलाती होगी। तो चलना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये किसमें चेंज हो गई, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी से वो कॉइल घूमती होगी और उस कॉइल में क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा डैम वाले एग्जांपल में कि पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रिकल में ले गए, और थर्मल पावर स्टेशन में जो जनरेटर्स लगे रहते हैं उनका सोर्स पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, उनका सोर्स कौन सा होता है, केमिकल एनर्जी। कोल या नेचुरल गैसेस को बर्न किया जाता है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो स्टीम टरबाइन का शेप अलग होता है, वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या हुआ हमारा कि याद रखिएगा प्लीज, ये एनर्जी की नोट कर लीजिए कहीं पे, ये एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी विशेषता होती है एनर्जी की कि आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं। क्या मैंने बोला, एनर्जी की ये विशेषता होती है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और बीच में वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे, बीच में हम कंपाउंड भी करा लेते हैं, इट इज रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। ओके।